हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इरिवर्सिबल थर्मोडायनामिक्स, जो कि एमएससी का पार्ट है, एमएससी सेमेस्टर सेकेंड का। ये बहुत ही रेयर टॉपिक है, बहुत ही कम यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो हमने सोचा कि एमएससी के बच्चों के लिए इरिवर्सिबल थर्मोडायनामिक्स का एक पार्ट बना देते हैं। तो इस थर्मोडायनामिक्स को पढ़ने से पहले हम इसका जो प्रीवियस है, इसके प्रीवियस में हमने क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था। तो क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स में ऐसा सिस्टम हम लेते हैं जो क्या रहता है, इक्विलिब्रियम की स्टेट में रहता है, हमेशा इक्विलिब्रियम की स्टेट में रहता है, चाहे वो प्रोसेस से पहले हो या फिर प्रोसेस के बाद हो, हमेशा क्या रहेगा, इस इक्विलिब्रियम की स्टेट में रहेगा। या फिर थोड़ी समय के लिए अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब भी होती है, फिर से वो इक्विलिब्रियम को री इस्टेब्लिश कर लेता है। ऐसे सिस्टम को हम आइडियल सिस्टम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम केवल थ्योरी को डेवलप करने के लिए हमने इसको आइडियल कंडीशन मान रखी है। केवल यहाँ पे थ्योरेटिकल अप्रोच है, कोई भी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच यहाँ पे या ये कहिए या नेचर में ये प्रोसेस होती नहीं है। तो क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स ऐसी थर्मोडायनामिक्स जिसमें सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम पे रहता है और यह टाइम के साथ क्या चेंजेज आ रहे हैं सिस्टम में, इसके बारे में बात नहीं करता है। जबकि रियल में देखा जाए तो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये जो प्रोसेस है आइडियल प्रोसेस है और इनको केवल हम थ्योरी डेवलप करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं। तो रियल प्रोसेस कौन सी होती हैं, जो भी नेचर में प्रोसेस होती हैं वो सारी प्रोसेस रियल प्रोसेस हैं, और इन प्रोसेस को इरिवर्सिबल प्रोसेस भी बोलते हैं। तो आज यही टॉपिक है हमारा, इरिवर्सिबल थर्मोडायनामिक्स, या इसको नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पे नॉन इक्विलिब्रियम यानी कि इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। जैसे कि कोई भी हमारे पास रॉड है, हम वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, यानी कि एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन डेफिनेट है कि वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ही मूव करेगा। तो ऐसी प्रोसेस जो एक ही डायरेक्शन में होती हैं उनको हम इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। और टाइम के साथ इसमें क्या क्या चेंज हो गए वो भी हम इस नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स में बात करेंगे कि उसमें कि टाइम के साथ क्या क्या उस प्रोसेस में चेंज आ रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम देख सकते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ थर्मोडायनामिक्स दैट डील्स विद फिजिकल सिस्टम व्हिच आर नॉट इन इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम में है नहीं। ऑल द नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर एंड नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो जितनी भी प्रोसेस हैं सभी क्या है हमारी इरिवर्सिबल प्रोसेस है और वह इक्विलिब्रियम में नहीं है। जैसे तो यहाँ पे जैसे कि कोई भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के थ्रू वो फ्लो होता है। यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो हम जो कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही पास होने देता है, तो वह एक डायरेक्शन से लो कंसंट्रेशन से दूसरी डायरेक्शन, जिधर हाई कंसंट्रेशन उस डायरेक्शन में यह फ्लो करता है। तो ये भी एक क्या हो गया, वन डायरेक्शनल है। तो ये प्रोसेस क्या हो गई, नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस हो गई, और ये इरिवर्सिबल थर्मोडायनामिक्स की प्रोसेस हो गई। तो यहाँ पे कोई ना कोई इस नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स में कोई ना कोई चीज़ क्या हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है, चाहे वो मैटर ट्रांसपोर्ट हो रहा हो या फिर एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही हो एक जगह से दूसरी जगह पे। इन्हीं ट्रांसपोर्ट फिनोमिना को बताने के लिए कुछ लॉ डेवलप किए गए हैं, जिनको हम बोलते हैं फिनोमिनोलॉजिकल लॉ। तो इरिवर्सिबल थर्मोडायनामिक्स में जो ट्रांसपोर्ट फिनोमिना है उनको स्टडी करने के लिए कुछ लॉ डेवलप किए गए हैं, उनको बोलते हैं फिनोमिनोलॉजिकल लॉ। तो फिनोमिनोलॉजिकल लॉ को समझने के लिए कुछ टर्म है जो हमको समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि फ्लक्स क्या होता है, तो जो क्वांटिटी ट्रांसपोर्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह पे, अभी हमने बात की थी हीट की या फिर मैटर की बात की थी। जैसे कि सॉल्वेंट क्या है, एक जगह से लो कंसंट्रेशन, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट एक मास है, तो एक जगह से दूसरी जगह पे ये इसको क्या बोलेंगे, ये फ्लक्स है। क्या बोलेंगे, फ्लक्स। इसको क्या बोलेंगे, जो क्वांटिटी ट्रांसपोर्ट हो रही है उसको क्या बोलेंगे, फ्लक्स। और इसको जे से रिप्रेजेंट करेंगे। ग्रेडियंट क्या होगी, जिस ड्राइविंग फोर्स, जिस फोर्स की वजह से वो ट्रांसपोर्ट हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पे, उसको बोलेंगे क्या, ग्रेडियंट। जैसे भी यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, एक जगह कंसंट्रेशन कम है, दूसरी सेमी परमेबल की दूसरी तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या है, ड्राइविंग फोर्स क्या है, कंसंट्रेशन। तो जो फोर्स ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, एग्जाम्पल देके हमने आपको समझा दिया है। द इरिवर्सिबल प्रोसेस हैव
ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट, तो इसमें हम यहाँ पे क्या क्या देखेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट देखेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ मास देखेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम देखेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इतनी सारी चीज़ें हम यहाँ पे इरिवर्सिबल थर्मोडायनामिक्स में देखेंगे। तो यहाँ पे जो फ्लक्स का मैग्नीट्यूड है उसको हम जे से रिप्रेजेंट, ऑलरेडी हमने बता दिया, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो भी ग्रेडियंट है ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि अभी हमने जो जैसे हीट फ्लो होना है, कहीं पे यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, हाई टेम्परेचर से हीट कहाँ से फ्लो होती है, हाई टेम्परेचर से किस तरफ, लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, इस ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे ये कितना हाई टेम्परेचर है और ये कितना लो टेम्परेचर है, उसी के हिसाब से इसका हीट का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो ये किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जो ड्राइविंग फोर्स है जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा ड्राइविंग फोर्स होगा उतना ज़्यादा ही हमारा फ्लक्स का मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि J इज़ प्रोपोर्शनल टू वॉट, एक्स, J इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, तो यहाँ पे एक कोफिशिएंट आएगा जिसको हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कोफिशिएंट आएगा जिसको हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। J जैसे प्रोपोर्शनल साइन हटा, J इज इक्वल टू LX। L क्या है हमारा, L को हम बोलते हैं क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट फिनोमेना पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। प्रोपोर्शनल साइन हटाना है तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट। तो यहाँ पे कुछ लॉ हैं जिनके फॉर्म में, जिनको डिफरेंशियल फॉर्म में हम लिख सकते हैं। कुछ क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि पहली क्वांटिटीज़ है हमारी हीट के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, अभी मैंने बताया था टेम्परेचर। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हमको लिखना है, तो हमको कैसे लिखना है, J लिखना है, सफिक्स में क्या लिखना है, Q लिखना है, इज इक्वल टू फिर क्या लिखना है, ग्रेडियंट यानी कि dt अपॉन dx। dt क्या है, टेम्परेचर, और dx क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, और उसके आगे एक कोफिशिएंट लिख लेना है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफ़र कोफिशिएंट ऑफ हीट, क्योंकि ये हीट का यहाँ पे हीट के लिए हमने ले रखा है स्पेशली, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफ़र कोफिशिएंट ऑफ हीट। और यहाँ पे आगे आप इसके निगेटिव साइन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलते हैं, फोरियर्स लॉ। ठीक है, इसको हम स्पेशल नाम दे दिए हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, फोरियर्स लॉ। इसी तरह से मास का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो मास का ट्रांसपोर्ट होने के लिए हमारा ड्राइविंग फोर्स क्या होना है, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मास अभी हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल लिया था, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट मालिक्यूल, जो कि एक मास की तरह आप इसको सोच सकते हैं, मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ड्राइविंग फोर्स है। तो इसको लिखने के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल J, सफिक्स में M लिखेंगे, D, और क्या लिखेंगे, DC अपॉन DX, यानी कि ग्रेडियंट। ये क्या है, DC अपॉन DX क्या है, ग्रेडियंट। ठीक है, इस लॉ को क्या बोलते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या नाम दे दिया है, फिक्स लॉ। ये कौन सा लॉ है, फिक्स लॉ। इसी तरह से मोमेंटम, अगर हम फ्लक्स लेते हैं, मोमेंटम कोई क्वांटिटी है जो लेते हैं, अब ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे क्या होता है, रिड्यूस मास होता है। कैसे लिखेंगे, कैपिटल J लिखेंगे, फुट में M लिखेंगे, और ग्रेडियंट लिखेंगे, और कोफिशिएंट लिख लेंगे। ठीक है, और माइनस साइन आगे। इस लॉ को क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल चार्ज अगर हम फ्लक्स की तरह ले रहे हैं, तो वहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, पोटेंशियल। इसके डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, कैपिटल J, सबस्क्रिप्ट में E लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पोटेंशियल को E से डोनेट किया गया है, यहाँ पे पोटेंशियल, ग्रेडियंट और कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट आप जो बुक में दिए हैं बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पे लर्न करने हैं। इस लॉ को क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। तो जितने भी ऊपर हमने लॉ बताए हैं वो सारे लॉ को क्या बोलते हैं, फिनोमिनोलॉजिकल लॉ। ठीक है, ये क्या है, कौन से लॉ है, फिनोमिनोलॉजिकल लॉ। तो ये सारे सिंगल मालिक्यूल के लिए, चलो यहाँ पर चल कर देखते हैं। ये सारे जो ऊपर हमने बताए वो क्या है, सिंगल कंपोनेंट के लिए हैं, लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हमने ले रखा है वाटर और एथेनॉल का, और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो अगर वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे एल्कोहल के जो मालिक्यूल्स हैं इसकी फ्लो मूवमेंट को डिस्टर्ब करेंगे, या फिर एथेनॉल अगर दूसरी तरफ फ्लो हो रहा है तो वाटर के मालिक्यूल्स यहाँ पे एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे की मोशन को क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन देयर आर मोर देन 2 सब्सटेंस इन ट्रांसपोर्ट देन देयर ग्रेडियंट इन्फ्लुएंसेस द मूवमेंट ऑफ अदर। तो एक का ग्रेडियंट दूसरे के मूवमेंट को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। सो फॉर द केस ऑफ मास ट्रांसपोर्ट द रेट ऑफ चेंज ऑफ सैल्यूट कंसंट्रेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई। तो यहाँ पर हम डिफरेंशियल फॉर्म कैसे लिखेंगे, dm1 अपॉन dt, d कोफिशिएंट लिखेंगे, d जो भी कंसंट्रेशन है, जैसे कि हम C1 मान लिया कि
वाटर के लिए लिख रहे हैं तो C1/dx, उसके आगे कोफिशिएंट लिख देंगे प्लस, और जिसकी जो इसको डिस्टर्ब कर रहा है उसका भी हम ग्रेडियंट यहाँ पे प्लस करके इसका भी ग्रेडियंट लिखेंगे और उसको किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से जो दूसरा सैल्यूट है, पहला मान लिया मैंने वाटर का लिखा है, तो दूसरा एथेनॉल का अगर लिख रहे हैं तो एथेनॉल का ग्रेडियंट इज इक्वल टू concentration of ethanol, gradient of concentration gradient of ethanol multiplied by some coefficient plus concentration gradient of the water multiplied by some coefficient, प्लस लगा के दूसरे वाले को भी हमको वहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे DEFG इनको क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग डिफ्यूजन कोफिशिएंट। ये क्या है, क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस हो रही है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, इसलिए इनको हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट है। तो इसी तरह से यहाँ पे हमने दो सॉल्वेंट लिए हैं, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो क्वांटिटी यहाँ पे लिखी J इक्वल टू LX, हमने ऊपर लिखा था कि J जो प्रोपोर्शनल होता है ड्राइविंग फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है, जो प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो वहाँ पे L आता है। L क्या होता है, ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट। तो ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट में जो ऐसे लिखा होता है IJ करके, जैसे कि कहीं कहीं देखा होगा L11 लिखा हुआ है, L12 लिखा हुआ है, L31 लिखा हुआ है, तो उसमें पहला जो लिखा होता है, जो पहला लिखा होता है लेटर, वो क्या दर्शाता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। और जो दूसरा लेटर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ड्राइविंग फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। वो दूसरा लेटर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ड्राइविंग फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से यहाँ पे ABCD जो कोफिशिएंट हैं उनको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो जैसे ऊपर यहाँ पे हमने डिफरेंट कोफिशिएंट हमने अज्यूम किए हैं, ये जो कोफिशिएंट D, E, F, G, इन सबको अगर हमको लिखना है कि D क्या होगा, तो D हमने बताया कि होगा I, मतलब फ्लक्स होगा और ड्राइविंग फोर्स होगा। तो ये पहले का फ्लक्स और पहले का ड्राइविंग फोर्स देख लीजिए। तो D को क्या लिखा हुआ, L11। फिर E जो प्लस करके E था उसको क्या लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारा फ्लक्स सेम था, वाटर ही था, तो फ्लक्स हमारा सेम था इसलिए 1, बट उसको कौन अफेक्ट कर रहा था, ड्राइविंग फोर्स किसका अफेक्ट कर रहा था, दूसरे वाले सॉल्वेंट का अफेक्ट कर रहा था, इसलिए यहाँ पे E की जगह पे क्या होगा, 1, 2 होगा, है ना। F हम किसके लिए लिख रहे थे, इथेनॉल के लिए लिख रहे थे, तो वहाँ पे फ्लक्स कौन सा है, दूसरा वाला, इथेनॉल को 2 नंबर दिए थे। उसके बाद इसको कौन इफेक्ट करेगा, उसी का फ्लक्स इफेक्ट करेगा। उसके बाद प्लस करके हमने जो इफेक्ट कर रहा है उसको भी लिखा था, तो फ्लक्स ये किसका है, दूसरे का, और इसको इफेक्ट कौन कर रहा था, वाटर, इसलिए 2 × 1। ठीक है, इसी तरह से हम इसको 2 सैल्यूट के लिए इस तरह से लिख दिया हमने। इसी तरह से बहुत सारे सैल्यूट होंगे तो हम nth नंबर तक इसको लिख सकते हैं। ठीक है, J इक्वल टू I1x1 प्लस I2x2 प्लस I3x3 प्लस ... INxn। तो इसको, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, लीनियर फिनोमिनोलॉजिकल रिलेशन। अगर मान लिया कि n सैल्यूट हैं जो एक दूसरे के ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए हम जो फिनोमिनोलॉजिकल जो लॉ है उस इक्वेशन को लिखेंगे, लीनियर इक्वेशन को लिखेंगे, और उसका नाम, इस लीनियर इक्वेशन का नाम क्या होता है, लीनियर फिनोमिनोलॉजिकल रिलेशन। इस इक्वेशन का नाम क्या है, लीनियर फिनोमिनोलॉजिकल रिलेशंस। यहाँ पे जो कोफिशिएंट हैं जैसे कि LII, इसको बोलते हैं क्या, प्राइमरी फिनोमिनोलॉजिकल कोफिशिएंट। जैसे कि वहाँ पे L11 आया था तो इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी फिनोमिनोलॉजिकल इक्वेशन। ध्यान रखिए यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है वो फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है और जो दूसरा लेटर है वो ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करता है। इस बात का ध्यान रखिए। LIJ को क्या बोलते हैं, ऑनसागर फिनोमिनोलॉजिकल कोफिशिएंट। ठीक है, जो IJ अगर डिफरेंट आता है, जैसे कि 1, 2 आया तो इसको क्या बोलेंगे, ऑनसागर फिनोमिनोलॉजिकल कोफिशिएंट। ऑनसागर फिनोमिनोलॉजिकल कोफिशिएंट। Experimentally, we can find only primary phenomenological coefficient, but on-Sagar phenomenological coefficient values cannot be determined easily. To find these coefficient, on-Sagar developed a theory in which he shows, यानी कि अगर हम अगर इनको जो कोफिशिएंट इनको अगर हम पता करना चाहें तो केवल हम प्राइमरी फिनोमिनोलॉजिकल को एक्सपेरिमेंटली पता कर पाते हैं, लेकिन जो ऑन-सागर फिनोमिनोलॉजिकल कोफिशिएंट है उनको हम ईजिली पता नहीं कर सकते। तो ऑन-सागर ने एक डेवलप किया थ्योरी जिसको हम ऑन-सागर थ्योरी भी बोलते हैं, ऑन-सागर रेसिप्रोकल रिलेशन भी बोलते हैं। तो ऑन-सागर रेसिप्रोकल रिलेशन क्या बताया उन्होंने कि जो IJ इक्वल टू होता है वो किसके
इक्वल होता है आई जे आई। इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? दिस रिलेशन इज कॉल्ड ऑनसागर रेसिप्रोकल रिलेशन और ऑनसागर रेसिप्रोसिटी रिलेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑनसागर रेसिप्रोसिटी रिलेशंस। So this relation is exist for a selected pair of flows known as conjugate flows। और ये जो रिलेशन है केवल सिलेक्टेड पेयर के लिए ही अप्लीकेबल होता है, सभी पेयर के लिए ये अप्लीकेबल नहीं होता है। और इन पेयर को हम क्या बोलते, इस फ्लो को हम क्या बोलते हैं? कंजुगेट फ्लो बोलते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल से यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहाँ पे इस तरफ निगेटिव पोटेंशियल हमने लगा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फ्लो होगा? निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और दूसरी तरफ टेम्परेचर क्या है हमारा? T1 है, और इधर टेम्परेचर क्या है हमारा? T2 है। T1 ज़्यादा है, ये ज़्यादा है और ये कम है, तो यहाँ पे हीट किस डायरेक्शन में फ़्लो होगी हमारी? जो कम है, कम की तरफ। इधर कम है तो ये कम की तरफ हीट फ्लो होगी, ठीक है। तो ऐसे पेयर्स के लिए ही हमारा जो रिलेशन है वो अप्लीकेबल होता है। अब इसके कुछ पास्टुलेट हैं इरिवर्सिबल थर्मोडायनामिक्स के, उनको देखते हैं। पहला पास्टुलेट क्या है? सिस्टम आर नॉट फार फ्रॉम इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम से ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हमने बता दिया कि नॉन इक्विलिब्रियम है तो बहुत ही ज़्यादा, इक्विलिब्रियम से बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ पास्टुलेट हैं जो हमको इरिवर्सिबल थर्मोडायनामिक्स के लिए हमको पता होने चाहिए। एंड ग्रेडियंट आर नॉट टू लार्ज, ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर लोकल थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। दूसरा क्या है? ऑल फ्लोज इन सिस्टम आर ए लीनियर फंक्शन ऑफ ड्राइविंग फोर्स। हमने अभी बताया भी देखा कि जे ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी कि सभी क्या होने चाहिए? लीनियर फंक्शन होने चाहिए ड्राइविंग फोर्स के, ठीक है। किसी में इन्वर्स रिलेशन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जी कि जिसमें इन्वर्स रिलेशन हो, 1 करके कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं होना चाहिए। लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए ड्राइविंग फोर्स में, और फ्लक्स में लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। अगला पास्टुलेट क्या है? अगला पास्टुलेट है द क्यूरी प्रिगो, ये नाम देख लीजिए थोड़ा सा, प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है? क्यूरी प्रिगोगाइन प्रिंसिपल इसको बोलते हैं। क्यूरी प्रिगोगाइन प्रिंसिपल स्टेट दैट इन एन आइसोट्रोपिक सिस्टम नो कपलिंग ऑफ फ्लोज एंड ड्राइविंग फोर्स अकर्स इफ दीज आर डिफर ओनली बाई ऑड नंबर। ये पास्टुलेट आप लर्न कर लीजिएगा, इसका कोई विशेष वो यूज़ नहीं है। अब देखिए कपल्ड फ्लो क्या होता है? फॉर टू साइमल्टेनियस इरिवर्सिबल फ्लोज which are independent to each other can be described by a suitable phenomenological expression. However, simultaneous flow is not independent to each other's gradient. Such flows are called coupled flow। यानी कि ऐसे फ्लो जिनमें वो एक दूसरे के ग्रेडियंट को पे इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ग्रेडियंट को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ऐसे फ्लो को हम कपल्ड फ्लो कहते हैं। फिर ये सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा, गिव्स एनर्जी एंड डिस्टेंस फ्रॉम ग्लोबल इक्विलिब्रियम। ये आप लोग इसको देख लीजिएगा। फॉर जैसे कि कोई रिएक्शन है तो उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कैसे लिखते हैं? पी इक्विलिब्रियम अपॉन प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम अपॉन रिएक्टेंट का इक्विलिब्रियम। नॉन इक्विलिब्रियम के क्या लिखते हैं? रिएक्शन कॉन्स्टेंट होता है किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे लिए प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम में भी डिफाइंड बाय, अगर हमको डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो बीटा मामला क्या होगा? बीटा इक्वल टू क्यू अपॉन के। सो गिव्स फ्री एनर्जी का फार्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा जी आर टी नेचुरल लॉग 1 अपॉन बीटा। तो अगर के क्यू के इक्वल है तो बीटा की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। डेल्टा जी क्या होगा? मिनिमम होगा। एंड अगर क्यू की वैल्यू लेस दैन के की वैल्यू लेस दैन क्यू है तो बीटा पॉजिटिव होगा और डेल्टा जी हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर के की वैल्यू ज़्यादा है क्यू से तो बीटा निगेटिव होगा, डेल्टा जी निगेटिव होगा, ठीक है। बस इतना ही हमको पढ़ना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।